हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब जो है इलुस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 तक विथ कॉन्सेप्ट सारे इलुस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, ताकि कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन चेक करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में जो है इसी तरीके से आप सारे वीडियोस आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है लिंक दे रखी है। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे और ये देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आइए इलुस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 में एक टॉपिक और ऐड हो रहा है। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 में जो हमने पढ़ा था सब कुछ सेम टू सेम है, बस एक टॉपिक आपको और पढ़ाना है और बात ख़त्म है। ठीक है, चलिए तो इलुस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करें। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे कहा रखा है कि स्मार्ट आर, आपको पता ही है हम नाम बम में मतलब नाम नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्मार्ट आर यहाँ पे ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट एदर इन चेन्नई। चेन्नई में इनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और म्यूनसिपल वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की वो है ₹5 लाख। कितनी है? ₹5 लाख। फेयर रेंट जो है वो 4,20,000 है और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 4,80,000 है। लेकिन 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 अब आप मुझे बताएंगे क्या बताएंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है या फिर स्टैंडर्ड रेंट है, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? अगर ये हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था और आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, कि लेट आउट अगर प्रॉपर्टी है तो इनकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, म्यूनसिपल वैल्यू, क्योंकि हमें जो है GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होता है। इस वजह से जो है इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये कहे कि हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें क्या ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो है आपकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो हमेशा नील रहती है। वो हम प्रीवियस इलुस्ट्रेशन में बड़ी डिटेल से पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करवाना था। बाकी इसका जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको कह रखा है कि प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट हो रखी है 50,000 पर मंथ के हिसाब से। देखिए यहाँ पे लेट आउट है, मतलब कि ये सारी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि GAV हमें निकालना होगा। यहाँ पे कह रखा है कि दिसंबर तक जो है आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है। मतलब कि ये जो लेट आउट है वो दिसंबर तक हुआ है, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना होगी कि टोटल आपका जो ये रेंट है वो कितना बनता है, वो आपको निकालना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका ईयर। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल यहाँ पे 9 मंथ हो रहे हैं। तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से है। 50,000 पर मंथ के हिसाब से है तो 50,000 इंटू 9 कर दूँ तो मुझे जो है टोटल एक्चुअल रेंट मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा आप बताइए? मिलेगा या नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 9 मंथ हमने लेट आउट किया है। 50,000 पर मंथ के हिसाब से हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो 50,000 इंटू 9 कर दूँ तो 4,50,000 आपका एक्चुअल रेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन, इसके बाद यहाँ पे कह रखा है देयर आफ्टर टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी एंड स्मार्ट आर यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना ज़रूरी होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो। प्रीवियस इलुस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस इलुस्ट्रेशन इलुस्ट्रेशन नंबर आपका जो है आपका 5, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में आपको कंपैरिजन करना था, और एक्चुअल रेंट अगर कम है तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होती थी। क्या चीज़ देखनी होती थी? अगर एक्चुअल रेंट कम हो तो आपको एक चीज़ देखनी होती थी कि क्या वो एक्चुअल रेंट कम है, इसका कारण वैकेंसी है, मतलब कि टेनेंट ने वैकेंट कर दिया है प्रॉपर्टी को और ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, तो फिर आपका एक्चुअल रेंट कम होने की वजह से
ये वजह ये थी कि जो आपका वैकेंसी के कारण था, तो एक्चुअल रेंट कम भी क्यों ना हो, आपको जो है GAV एक्चुअल रेंट को ही मानना था। मतलब कि यहाँ पे आपका जो है इलुस्ट्रेशन भी था कि एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 था और एक्चुअल रेंट आपका 1,80,000 था। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था कि ये जो आपका कम रेंट बना है, एक्चुअल रेंट जो है 1,80,000 क्यों कम बना है, क्योंकि टेनेंट ने जो है प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी थी। ठीक है, और वैकेंसी के कारण आपका एक्चुअल रेंट जो है कम बना है, तो उसके कारण है, वैकेंसी के कारण है, तो फिर आपको एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से इलुस्ट्रेशन नंबर 7 में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। क्या है देखिए, सबसे पहले तो उसने कह दिया कि टेनेंट ने जो है प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी है। टेनेंट ने जैसे ही प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी, आप कहेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल रेंट कम होगा तो भी हम उसे जो है कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले तो हम जो है GAV की कैलकुलेशन करते हैं, ताकि आपको जो है इंफॉर्मेशन समझ में आए कि एग्जैक्ट ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे, आप सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम जो है GAV की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ही आपको जो है ये टेनेंट ने वैकेंट कर दी है प्रॉपर्टी, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें जो GAV निकालना है, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि प्रॉपर्टी लेट आउट है। इसकी वजह से जो है हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो है कंसिडर करते चलना है। तो बताइए मुझे, फॉर्मेट मैंने इलुस्ट्रेशन 1 में पढ़ा दिया था, अब यहाँ पे मुझे वापस बताना ना पड़े। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिए, या अगर नहीं देखा है तो देख लिया है तो आपको पता ही है कि कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले बताइए कि कौन सी कंपैरिजन करेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की कंपैरिजन करेंगे। कौन सा हायर है, जो हायर होगा वो लेंगे। ठीक है, आपको पता ही है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होगा उसे सबसे पहले कंसिडर करना है। तो किसका यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, 5 लाख रुपीज़ आपका अमाउंट ज़्यादा है। तो 5 लाख रुपीज़ को आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड रेंट से जो है आपका जो भी लोअर होगा वो आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 5 लाख और 4,80,000 में जो लोअर है वो 4,80,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो भी लोअर अमाउंट होता है उसे हम जो है एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, आपको पता हो तो। और एक्सपेक्टेड रेंट को क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट को जो है कंपेयर करना होता है। किस से कंपेयर करना होता है, कंपेयर करना होता है आपको यहाँ पे एक्चुअल रेंट से, और दोनों में से जो भी हायर होगा उसे आपको कंसीडर करना है एज अ GAV। ठीक है, जो भी हायर होगा। लेकिन एक कंडीशन थी, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है तो आपको सिंपली एक चीज़ देख लेनी है कि क्या वो वैकेंसी के कारण था। वैकेंसी के कारण नहीं था तो फिर आपको जो हायर है वही लेना है, लेकिन वैकेंसी के कारण था तो एक्चुअल रेंट को ही आप जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक्चुअल रेंट कम है तो ही ये कंडीशन देखनी है। अगर आपका एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो फिर कुछ देखना नहीं है, तो एक्चुअल रेंट जो ज़्यादा अमाउंट है उसे आपको कंसिडर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 2 लाख रुपीज़ है। कितना है, 2 लाख रुपीज़, और एक्चुअल रेंट है वो 3 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे हायर कौन सा है, एक्चुअल रेंट। यहाँ पे हायर कौन सा है, एक्चुअल रेंट आपका हायर है। ठीक है, एक्चुअल रेंट जो है वो आपका हायर है। क्लियर है, तो एक्चुअल रेंट हायर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंडीशन एक्चुअल रेंट कम हो तब हमारी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे तो हमारा जो GAV होगा वो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज़। लेकिन अगर ऐसा होता, यहाँ पे इसे जो है क्लियर करते हैं, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो तो 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअल रेंट है वो 1,50,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे कम कौन सी अमाउंट है एक्चुअल रेंट की, तो हमें एक हमारी कंडीशन चेक करनी है क्या, कि क्वेश्चन में क्या उसने कह रखा है कि जो आपकी एक्चुअल रेंट कम है इसका कारण वैकेंसी है, मतलब कि टेनेंट ने वैकेंट कर दिया, उसके बाद वो हाउस जो है ऐसे ही पड़ा होना चाहिए। मेरी बात याद रखिएगा, जो टेनेंट ने वैकेंट कर दिया उसके बाद उस हाउस का यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब कि अनऑक्यूपाइड रहना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर आपने टेनेंट ने वैकेंट कर दिया, उसके बाद अगर आपने किसी और को रेंट पे दे दिया या फिर आपने खुद यूज़ किया, तो फिर आपको जो है ये कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका जो हायर अमाउंट है वही कंसिडर करना है।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो है अगर आपको कहा गया है कि टेनेंट ने वैकेंट कर दिया और फिर जो है किसी ने भी इसे यूज़ नहीं किया, खाली पड़ा हुआ था पूरे साल, ठीक है, तो फिर आपको कौन सी अमाउंट कंसिडर करनी है, 1,50,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं ये बता दूँ, क्वेश्चन में अगर मैं ये बता दूँ कि टेनेंट ने वैकेंट तो कर दिया, दिसंबर में वैकेंट कर दिया मान लो, और फिर जैन फेब और मार्च पूरे साल कंप्लीट होने में अभी भी 3 मंथ है, तो 3 मंथ जो है ओनर ने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि आपका एक्चुअल रेंट यहाँ पे कम दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअल रेंट कम दिख रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 2 लाख रुपीज़ है और एक्चुअल रेंट 1,50,000 है। और क्वेश्चन में मैं ये बता रहा हूँ कि टेनेंट ने दिसंबर में वैकेंट कर दिया प्रॉपर्टी को, और जैन फेब मार्च रिमेनिंग जो साल में जो है रिमेनिंग मंथ है, ठीक है, दिसंबर में उसने जो है दिसंबर तक यूज़ किया, और जैन फेब मार्च जो साल का 3 महीना बाकी है उस मंथ में जो है ओनर ने खुद यूज़ कर लिया, ठीक है, अपने ऑफिस पर्पज़ के लिए या फिर कुछ भी यूज़ कर लिया, लेकिन जो ओनर ने है वो हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा, तो फिर हमारी जो है ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। हमारी कंडीशन है कि आपका जो है वैकेंट करने के बाद, टेनेंट ने जो है हाउस वैकेंट करने के बाद वो ऐसे ही पड़ा होना चाहिए, ओनर ने यूज़ नहीं किया होना चाहिए, या फिर किसी और को भी रेंट में नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ वो अनऑक्यूपाइड पड़ा हुआ है, तो ही फिर ये जो कम अमाउंट है उसे आप जो है अपना GAV मानेंगे। अगर ओनर ने खुद यूज़ कर लिया है तो फिर जो हायर अमाउंट है उसे ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बार रिपीट होगा क्योंकि क्वेश्चन में यही बात करी गई है, तो आइए सबसे पहले जो है यहाँ पे GAV हमारा क्या होगा वो देखते हैं। तो 4,80,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, ठीक है, 4,80,000 जो है एक्सपेक्टेड रेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे बताइए एक्चुअल रेंट कितना है, तो यहाँ पे उसने कहा था 50,000 पर मंथ के हिसाब से है, 50,000 पर मंथ के हिसाब से है, और उसने कहा दिसंबर तक जो है टेनेंट ने यूज़ किया है, दिसंबर के बाद वो जो है वैकेंट करके चला गया है। तो 50,000 इंटू 9 हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखी है, 4,50,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 4,80,000 है, और एक्चुअल रेंट की बात करी जाए तो जो एक्चुअल रेंट है वो है आपका 4,50,000। ऑब्वियसली जो यहाँ पे एक्चुअल रेंट है वो मुझे कम दिख रहा है, और अगर कम दिख रहा है तो हमें हमारी कंडीशन चेक करनी होगी। हमें हमारी कौन सी कंडीशन चेक करनी होगी कि एक्चुअल रेंट कम है तो क्या इसका कारण वैकेंसी है, टेनेंट ने वैकेंट कर दिया, ये कारण है? अगर ये कारण है तो फिर आपको जो है एक्चुअल रेंट को ही GAV मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट कम है, इसलिए मैं मेरी कंडीशन चेक करने के लिए क्वेश्चन में जा रहा हूँ, और क्वेश्चन में मुझे सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि टेनेंट ने जो है प्रॉपर्टी को वैकेंट कर दिया है, और मैं वापस यहाँ पे चलने ही जा रहा था कि एक्चुअल रेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा। एक्चुअल रेंट हमारा बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल रेंट हमारा क्या होगा, 4,50,000 वही GAV होगा, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहने ही जा रहा था कि अचानक मुझे यहाँ पे आगे की लाइन थोड़ी सी दिख गई, यहाँ पे दिख गई। क्या लिखी गई है यहाँ पे? लिखा गया है कि जो स्मार्ट आर है उन्होंने यूज़ कर लिया द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए उन्होंने यूज़ कर लिया। मतलब कि ये कहना क्या चाहता है, टेनेंट ने दिसंबर में वैकेंट कर दिया हाउस को, और उसके बाद जितना भी मंथ बचा साल में उन्होंने, स्मार्ट आर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, हमारी कंडीशन क्या थी कि वो अनयूज़ होना चाहिए। वैकेंट होने के बाद, टेनेंट ने वैकेंट कर दिया प्रॉपर्टी, उसके बाद आपने खुद यूज़ नहीं करना है या फिर किसी को रेंट में नहीं देना है, तो ही हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल होती है कि आपको एक्चुअल रेंट को जो है मानना है GAV। लेकिन उन्होंने क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया, हमारी कंडीशन पे पानी फिर गया है, और हमारी कंडीशन पे पानी फिर गया है तो हमें क्या मानना है, जो हायर अमाउंट है। तो हमारी हायर अमाउंट क्या है, 4,50,000 या फिर 4,80,000? 4,80,000 उसे ही कंसिडर करना है। 4,80,000 इज़ योर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इलुस्ट्रेशन 5 और इलुस्ट्रेशन 7 में यही एक पॉइंट का डिफरेंस था, बाकी सभी कुछ कैलकुलेशन सेम है, ठीक है। जो पॉइंट मैंने आपको बड़ी डिटेल में, और मतलब कि सांस फूल चुकी है, इतनी डिटेल में आपको जो है बता गया है,
ठीक है, तो बता दिया है, तो आपको इतनी ही डिटेल में समझ भी आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको ना क्लियर हो, ऐसा कोई डाउट हो सकता है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे पूरा विश्वास है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या कह रखा है कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर जो है नॉट बी रिलीज इन स्पीट ऑफ ओनर्स एफर्ट, मतलब कि यहाँ पे ओनर ने बहुत एफर्ट किया, टेनेंट ने जो है नवंबर और दिसंबर का रेंट देने से इनकार कर दिया, मतलब कि वो देने से पहले ही भाग गया, ऐसा समझ लो। नवंबर एंड दिसंबर का तो रेंट दिया ही नहीं, मतलब कि टोटल आपका रेंट बनता था कितना, 4,50,000, लेकिन उसने 2 मंथ का तो जो है रेंट ही नहीं दिया, 2 मंथ का जो है रेंट दिए बिना ही वो रफू चक्कर हो गया है तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कहा गया है, तो 50,000 1 मंथ का है, इंटू 2 कर दो। अनरिलीज रेंट जो है वो हमेशा माइनस हो जाता है, तो 50,000 इंटू 2 करेंगे, 1 लाख आपका अमाउंट आता है। 1 लाख जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाया, अनरिलीज रेंट है। अनरिलीज रेंट को हम माइनस करते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 कहीं ना कहीं तो देख चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। तो 4,50,000 आपका एक्चुअल रेंट बनता था, लेकिन उसमें से 1 लाख जो है रिकवर ही नहीं हो पाया, तो हमारा टोटल जो एक्चुअल में रिसीव्ड रेंट है वो 3,50,000 बना है। 3,50,000 आपका एक्चुअल रेंट बनता है, 3,50,000 आपका एक्चुअल रेंट बनता है। क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है, जो यहाँ पे तो 4,80,000 ही हमारा GAV आ चुका है, और GAV है, और यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट की कवरेज है वो 3,50,000 अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ले रहे थे 4,50,000, वो असल में 4,50,000 है ही नहीं, वो है 4 लाख आपका जो है 3,50,000, सॉरी, वो असल में अमाउंट कितना है 3,50,000, क्योंकि अनरिलीज रेंट को जो है हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने चेक करी कि 3,50,000 और 4,80,000 में से कम कौन सा है, एक्चुअल रेंट कम है, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। कहाँ पे गलती कर दी? गलती यहाँ पे ये कर दी कि जो रिमेनिंग मंथ है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, और सेल्फ ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे कंडीशन को जो है ब्रेक कर देता है, और कंडीशन ब्रेक हुई तो हमारी सीधी सी बात है जो हायर अमाउंट है उसे ही कंसिडर करना है। 4,80,000 को हमने GAV मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। हमें खैर यहाँ पे रूल 4 को आपको ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये समझिए कि ऑल कंडीशन जो है प्रिस्क्राइब जो होती है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। और यहाँ पे दे रखा है कि म्यूनसिपल टैक्स जो है 12% ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि म्यूनसिपल टैक्स 12% किसका लेना है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया या बताया, दोनों एक ही बात है। बताया है या नहीं बताया, दोनों एक ही बात है। कैसे? क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स जो है वो हमेशा म्यूनसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ पे है कितनी? म्यूनसिपल वैल्यू है यहाँ पे आपकी 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ का 12% कर लेना, आपका जो है यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो GAV आपका जो है वो कितना है 4,80,000। इसमें से जो आपका ये 12% आपका ये 12% जो म्यूनसिपल टैक्स है, ठीक है, MT जो म्यूनसिपल टैक्स है वो आप अगर माइनस कर दोगे, तो आपको NAV नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 12% ऑफ मैं करता हूँ म्यूनसिपल वैल्यू, तो 5 लाख इंटू 12%, तो ये आपका आंसर आ रहा है 60,000। तो 4,80,000 में से आप कितना अमाउंट माइनस करोगे? आप माइनस करोगे आपका 60,000 अमाउंट। ठीक है, तो 60,000 अमाउंट जो है आप माइनस करोगे। ठीक है, 60,000 अमाउंट जो है वो आप माइनस करोगे। तो 4,80,000 में से 60,000 में माइनस कर रहा हूँ, तो ये आपका नेट एनुअल वैल्यू जो है 4,20,000 निकल के आ रहा है। 4,20,000 आपका नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
4,20,000 जैसे ही नेट एनुअल वैल्यू निकल के आता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले तो अपना जो जनरल डिडक्शन है 30% वो माइनस कर लेना, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू जैसे ही निकल के आती है 30% पहला अपना जो है डिडक्शन जो है वो माइनस कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन में देखना कि क्या इंटरेस्ट वगैरह था लोन पे, तो वो भी आप माइनस कर सकते हो। और लेट आउट के केस में आप जितना भी इंटरेस्ट हो, कोई लिमिट नहीं है, आप माइनस कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट थी 30,000 और 2 लाख वाली, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो जितना भी रेंट हो, जितना भी इंटरेस्ट हो चल जाएगा। तो यहाँ पे कह रखा है कि सी हैड पेड इंटरेस्ट 25,000 रुपीज़ का यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है ऑन बोरोइंग, ठीक है। तो 25,000 का वो भी आप माइनस कर पाओगे। तो माइनस 25,000 किस चीज़ का 25,000 है वो इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट का जो है 25,000 आपका बनता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो मैं चेक करता हूँ। 4,20,000 आपकी नेट एनुअल वैल्यू है और माइनस मैं करता हूँ 30%, तो ये निकल के आया 2,94,000 और उसमें से 25,000 और माइनस होगा किस चीज़ का, इंटरेस्ट का। उसका भी आपको डिडक्शन अलो होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आया, यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आया 2,69,000 रुपीज़। ये आपकी जो है इनकम आ चुकी, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी निकल के आई है, 2,69,000। क्या हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर है 4,80,000 एक्सपेक्टेड रेंट है और 3,50,000 जो है आपका एक्चुअल रेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अब यहाँ पे लोअर जो है एक्चुअल रेंट था, लेकिन उन्होंने जो है कंडीशन को ब्रेक कर दिया, इस वजह से जो है हायर अमाउंट हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर अमाउंट 4,80,000 को कंसीडर किया गया एज अ GAV, ठीक है। और उसमें से जो है अपना म्यूनसिपल टैक्स माइनस करोगे। म्यूनसिपल टैक्स अगर आपको नहीं भी दिया है किस पे कैलकुलेट करना है, हमेशा याद रखिए वो हमेशा कैलकुलेट होता है म्यूनसिपल वैल्यू पे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि इस पे जो है 12% लेना है, तो फिर आपको वही करना है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा है तो हमेशा आप जो है म्यूनसिपल वैल्यू पे जो है आप अपना म्यूनसिपल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो 60,000 आ रहा था। और यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू आपकी निकल के आई 4,20,000। 4,20,000 में से अपना जनरल जो डिडक्शन है 30% HP का, हाउस प्रॉपर्टी का जनरल डिडक्शन 30%, वो हमने सबसे पहले माइनस कर दिया। और इंटरेस्ट अगर है क्वेश्चन में तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके सामने निकल के आ गया 2,69,000। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद जो है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, हाँ सॉल्यूशन की लेंथ बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट हो चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक।